स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। अस्पताल एक ऐसी जगह जहां पर मरीज इलाज के लिए आते हैं। उन्हें यहां किसी तरह की तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखना डॉक्टर्स का काम होता है। लेकिन मुंबई के एक अस्पताल में जो कुछ हुआ उसे देखकर तो नहीं लगता कि कुछ डॉक्टर्स को मरीजों की फिक्र होती है। मुंबई की मशहूर दिवाली बेन मेहता अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टर्स और नर्सों ने डांस किया और इसका वीडियो सामने आया है। अस्पताल परिसर में ही नहीं, आसपास भी शोर शराबा करना सख्त मना होता है। पर वहां संगीत की तेज धुनों पर डांस किया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? डांस करने वालों में खुद डॉक्टर हो तो आप क्या कहेंगे? हैरत में डालने वाला ऐसा वाकया मुंबई में सामने आया है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये किसी अस्पताल का ओपीडी है और पिंगा पिंगा डांस में मगन डॉक्टर और नर्स हैं। अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को लेकर कितने संवेदनहीन हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। मुंबई के चेंबूर इलाके में मौजूद यह है दिवाली बेन मेहता अस्पताल। यह अस्पताल मां अस्पताल के नाम से ज्यादा मशहूर है। यहाँ रोजाना 800 मरीजों को देखा जाता है, लेकिन 2 मार्च को यहाँ मरीजों के इलाज की जगह डॉक्टर और नर्स डांस में मशगूल दिखे। दरअसल 2 मार्च को यहाँ महाराष्ट्र का एक स्थानीय त्योहार हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए स्टाफ के कर्मचारियों ने स्पीकर लगाए। इसकी परवाह किए बिना कि शोर का मरीजों पर क्या असर होगा, इस जश्न को मनाने के लिए मरीजों को ओपीडी से बाहर भी कर दिया गया। डांस और गाने का शोर मचता रहा। मरीज बेचैन और परेशान होते रहे, लेकिन भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। आरोप है कि इस वजह से उस दिन 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज नहीं किया गया। आरोप यह भी है कि हल्दी कुमकुम परंपरा के लिए स्टाफ के 20 से ज्यादा सदस्यों ने अस्पताल की ओपीडी को डांस फ्लोर बना दिया। कार्यक्रम के चलते स्टाफ के सदस्यों ने मरीजों से भी दूरी बना ली। मरीजों का इलाज नहीं किया गया क्योंकि यह जगह पार्टी स्थल के रूप में तब्दील हो गई थी। इस आयोजन में कर्मचारियों के बच्चों ने भी शिरकत की थी। इस कार्यक्रम के कुछ दिन बाद बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग को एक वीडियो के साथ इस बारे में गुमनाम शिकायत भेजी गई। इसमें आरोप लगाया गया कि आयोजन की तैयारी के लिए ओपीडी के फर्स्ट फ्लोर का इस्तेमाल किया गया। अब मामले की तस्वीरें सामने आने के बाद बीएमसी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इसकी जांच चल रही है। इफ पेशेंट पे ध्यान स्किप करके बस हल्दी कुमकुम बना रहे होगे तो ये बहुत गलत है। इनको इग्नोर किया जाता होगा और पेशेंट को वेटिंग पे रखा होगा तो ये गलत है। जो कर्मचारी हैं वो अगर मरीजों को बाहर निकाल के नाच गाने में मस्त हैं तो भगवान ही बचा सकते हैं अब इस मुंबई शहर को और मुंबई के मरीजों को। ऐसे में मेरी ऐसी डिमांड है कि महानगर पालिका के आयुक्त और महापौर एक व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे प्रकरण में हाथ डालें। ये कोई पहला मामला नहीं है जब अस्पताल में इस तरह का कार्यक्रम हुआ हो। अहमदाबाद में तो डॉक्टरों ने आईसीयू में गरबा डांस किया था। आईसीयू में बिस्तर पर मरीज लेटे थे, वहीं सामने डॉक्टर, नर्सें और दूसरे स्टाफ गरबा करते नजर आए। ये तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल आईसीयू में गंभीर रूप से बीमार मरीज भर्ती होते हैं, पर उनकी भी परवाह नहीं की गई। बता दें कि 16 सिविल अस्पताल में ये गरबा उस वक्त किया गया जब राज्य के हेल्थ मिनिस्टर नितिन पटेल दौरे पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। 18 साल की शादीशुदा जिंदगी और उसका हंसता खिलता परिवार, 2 प्यारे बच्चे भी, एक बेहद प्यार करने वाला पति। बावजूद इसके वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में फंस गई और उसके पास एक मोबाइल फोन था जिसमें उसने अपने प्रेमी के कई राज छुपा रखे थे और यही राज बन गया महिला की जान का दुश्मन। और फिर वही हुआ
जो ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अंत होता है। इसमें क्या हुआ, आप भी देखिए। प्यार, पैसा और ब्लैकमेलिंग का डर्टी गेम, एक खौफनाक साजिश और एक कत्ल। मंगलवार शाम 8:25 पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बोंटा पार्क में पुलिस पहुंची और उसे इको स्पोर्ट कार में एक लाश दिखी। 40 साल की एक महिला की लाश के पास ही 30 साल का एक शख्स बैठा था। पुलिस को यह शख्स बताता है कि महिला ने खुदकुशी कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस यहां पहुंची कैसे। अंजलि की मौत के बाद घबराया हुआ नवीन अपने रिश्तेदारों को फोन करता है और सुसाइड की मनगढ़ंत कहानी बताता है। उसके बाद वही रिश्तेदार दिल्ली पुलिस को फोन कर इस पूरी घटना की जानकारी देते हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस नवीन को फोन कर बोंटा पार्क पहुंचती है। बताया जा रहा है कि नवीन अंजलि की लाश को लेकर करीब 1 घंटे तक पार्क के आसपास के रिज एरिया में घूमता रहा। श्रीनगर के रहने वाले नवीन ने पुलिस को बताया कि उसकी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड अंजलि ने देसी कट्टे से गोली सिर में मार ली। ये टीचर कॉल लगभग 8 बजे की है। इसमें ये इन्फॉर्म करने की कोशिश करी गई थी कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है और लड़का उसके साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है। लड़के को कांटेक्ट किया, बुलाया गया हिंदू कॉलेज के बाहर। क्राइम टीम द्वारा गाड़ी की इंस्पेक्शन कराई गई। घटना स्थल के हालात को देखते हुए नवीन पर पुलिस का शक गहरा गया था। कुछ देर के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया कि उसने ही अंजलि का कत्ल किया है। दरअसल 7 साल से नवीन और अंजलि एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में थे। बावजूद इसके दोनों न केवल शादीशुदा थे, बल्कि नवीन से 10 साल बड़ी अंजलि 2 बच्चों की मां भी थी और उसकी करीब 18 साल पहले संजय से शादी हो चुकी थी। वहीं नवीन की करीब 15 दिन पहले ही शादी हुई थी, लेकिन तब भी ये दोनों लगातार मिल रहे थे। टूट गया था, फिर नहीं आना, बंद हो गया। मैं धमका दिया था, टाइट हो गया था, धमका दिया। फिर वो साल भर फिर आने चालू कर दिया, फोन चालू कर दिया, बीच बंद हो गया था। फिर दोबारा बोला, फिर उसने बंद कर दिया 2-4 महीने 6 महीने, फिर नहीं आया। बाद में बोलता रहता था। अब मैं फिर दुकान पे जाता था, दिक्कत ये थी ना। मैं फिर नवीन अंजलि से अपने पुराने रिश्ते को हर कीमत पर खत्म करना चाहता था, लेकिन शायद अंजलि इसके लिए राजी नहीं थी। परिवार वालों के मुताबिक नवीन ने अंजलि के करीब 5 लाख रुपए उधार ले रखे थे, जिसको वो कई साल से लौटा नहीं रहा था। उधर नवीन को एक बात बहुत परेशान कर रही थी, वो थी उसकी नई नवेली दुल्हन, जिसको कहीं इस रिश्ते का पता न चल जाए। नवीन अपनी नई शादी के बाद अंजलि के साथ चले अपने 7 साल पुराने लव रिलेशनशिप की हर एक चीज को खत्म करना चाहता था, लेकिन उससे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज परेशान कर रही थी तो वो था अंजलि का मोबाइल फोन। जी हाँ, क्योंकि उसी मोबाइल फोन में 7 साल पुराने रिलेशनशिप के हर वो राज दफन थे जिसे हर कीमत पर नवीन हासिल करना चाहता था। पुलिस की माने तो अंजलि के फोन में दोनों के रिश्तों के कई फोटो, मैसेज, चैट और वीडियोस कैद हैं। तो कहीं यही मोबाइल फोन ही तो नवीन के जी का जंजाल नहीं बन गया था। वारदात के दिन भी नवीन अंजलि को उसी मोबाइल फोन को अपने साथ लेकर आने का दबाव बना रहा था, लेकिन अंजलि को यह पता था कि नवीन उसका फोन हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। इसलिए वो आई तो जरूर, लेकिन अपना फोन रास्ते में अपने 17 साल के बेटे को देकर आई थी। नवीन की शादी तय होने के बाद नवीन और अंजलि दोनों के परिवारों की रजामंदी से यह तय हुआ था कि अब अंजलि और नवीन नहीं मिलेंगे। बावजूद इसके नवीन अंजलि से न केवल मिलता था, बल्कि उधार लिए 5 लाख भी नहीं लौटा रहा था। यहाँ तक कि नवीन के घर वालों पर भी अंजलि और उसके परिवार वालों को डराने और धमकाने का आरोप है। धमकी तो दी गई थी, वो किसने दी? उसके पापा ने दी थी। हालांकि कत्ल की इस वारदात में कई ऐसे सवाल हैं जो गले नहीं उतर रहे। अगर नवीन 5 लाख रुपए वापस नहीं दे रहा था और अंजलि के घर वालों को डरा धमका रहा था, तो इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी गई? क्या अंजलि अपने मोबाइल के जरिए नवीन को ब्लैकमेल कर रही थी? क्या नवीन को डर था कि अंजलि उसकी पत्नी को सब राज बता देगी? क्या अंजलि नवीन की शादी के बाद भी उससे रिश्ते रखने का दबाव बना रही थी? क्या 5 लाख नहीं लौटाने की सूरत में नवीन ने यह कत्ल किया? आनंद तिवारी, IBN 7, दिल्ली। सीबीआई के घेरे में आए गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी बुधवार की सुबह संदिग्ध तरीके से अपने घर से गायब हो गए।
मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले आनंद ने पत्नी के नाम एक चिट्ठी छोड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों की वजह से वो बेहद परेशान हैं और घर छोड़कर जा रहे हैं। उसका परिवार का कोई जाए तब उसको पता चले कि तकलीफ क्या होती है। अच्छा, गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी की पत्नी को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। सुबह से उनके पति का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आनंद की पत्नी मीनाक्षी के मुताबिक सुबह 7 बजे आंख खुली तो आनंद गायब थे और फ्लैट का मुख्य गेट खुला हुआ था। 2 दिन पहले ही सीबीआई ने आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और उन्हें बुधवार की सुबह 10 बजे के बाद पूछताछ के लिए बुलाया था। आनंद पर तीस्ता शीतलवार के एनजीओ से जुड़ी 2 फाइलें भी गायब करने का आरोप है। साथ ही इन पर गलत तरीके से कई एनजीओ को नोटिस जारी कर उनसे रिश्वत लेने का भी आरोप है। आनंद बुधवार की सुबह सुबह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन वापस नहीं आए। आनंद जोशी के गायब होने की खबर पत्नी को उनकी चिट्ठी से लगी। बोली आप सो जाओ। फिर हम लोग हमारी पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद गई अंदर तो वो सोए हुए थे। उसके बाद हमारी भी नींद लग गई। उसके बाद 7:30 बजे करीब आँख खुली हमारी, देखे थे तो दरवाजा खुला ही था। घर पर पत्नी के नाम छोड़ी गई चिट्ठी में आनंद जोशी ने लिखा है कि पिछले कुछ महीने से मैं बहुत मेंटल हरासमेंट से गुजरा हूं, पर अब पानी सिर के ऊपर गुजर गया है। मुझे बहुत शांति की जरूरत है, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। कृपया ढूंढने की कोशिश ना करें। अब तुम्हें ही बच्चों का पिता बनकर उन्हें संभालना होगा। मैं जिस देशभक्ति के साथ सेवा कर रहा था, मुझे यकीन ही नहीं कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैंने देशभक्ति के काम करके बड़े बड़े दुश्मन बना लिए। मुझे जाते वक्त बहुत दुख है, पर मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। परिवार ने आनंद जोशी के सीनियर अधिकारी बीके प्रसाद पर हरासमेंट और गलत फंसाने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि उन्हें कई बार पैसों का ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनसे बहसबाजी हुई थी कोई एनजीओ के लिए, बोले तुम ये काम कर दो। उन्होंने बोला था सर ये गलत काम है, इलीगल है, मैं नहीं करूंगा, अपना मैं देशद्रोही नहीं बनूंगा। उन्होंने क्या किया तुमको ज्यादा ही पता है, मैं तुमको ट्रांसफर करता हूँ। दूसरे दिन इनका ट्रांसफर कर दिया गया। यहीं पे हम बात कर रहे थे कि पापा यही बोल रहे थे मैं कुछ गलत तो किया है नहीं, तो मेरे साथ क्यों होगा ऐसा। पर अब ईमानदार आदमी की आज कोई सुनता तो है नहीं। हालांकि आनंद जोशी के परिवार के आरोपों को बीके प्रसाद ने बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है, इसलिए फिलहाल वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कोई मामला है तो हम लोग इसको तहकीकात करेंगे कि मसला क्या है, लेकिन हम लोग का निगरानी में कोई गलत काम हुआ है तो उसको हम लोग एक्शन लेंगे। आरोप लगाए आनंद के रहस्यमयी ढंग से गुमशुदा होने की खबर लगते ही गाजियाबाद पुलिस उनके घर पहुंची। पुलिस ने आनंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आनंद को लेकर पुलिस ने आसपास के राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर एमएच के अंडर सेक्रेटरी की गुमशुदगी का सच क्या है। नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN 7।